मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अलावा मिड कैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल, इन्हीं सब, निफ्टी आईटी, इन सब सारे सेक्टर्स के बारे में, ताकि ये अगले सप्ताह कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आगे आने वाले सप्ताह में इनकी कैसी चाल रह सकती है। तो ऐसे जो भी लेवल बताए जाते हैं वो लगभग मिला जुला करके देखा जाए तो काफ़ी दिन तक इंटैक्ट रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है। और जो लोग पुराने जुड़े होंगे वो लोग अच्छे से जानते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई एक ही चीज़ को बार बार मैं कहूँ कि पुराने लोग। और नए लोग जो भाई जुड़ेंगे उनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा यदि वो सही ढंग से सुनेंगे और लेवल नोट करके रखेंगे तब। अब केवल ऐसे ही आए कथा सुन करके चलेगा तो एक अलग बिंदु है। तो पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 की, कि निफ्टी 50 की चाल कैसी रह सकती है अगले वीक। तो चलते हैं चार्ट पे, पहले ये देख लिया जाए। 23,532 पे क्लोज है जिस दिन मार्केट खुला था, मतलब इसके पहले वाले दिन। ये है निफ्टी का वीक चार्ट। निफ्टी ऊपरी लेवल से गिरते हुए, मतलब 27,000 के आसपास से 26,000 के ऊपर से जो गिर रहा था, उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट आ रही है और 23,800 का लेवल इस सप्ताह इसने तोड़ दिया। पहले वाले वीडियोस में आपको बताया गया रहा होगा कि 23,800 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट आप लोगों को काफ़ी दिन से बताया जा रहा था। ये सपोर्ट आप लोगों को बताया जा रहा था लगभग अगस्त से। 23,800 बहुत अहम सपोर्ट है। अब 23,800 तोड़ चुका है निफ्टी, और नीचे के जो इसके दो घर हैं, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता दे रहा हूं, वो है 23,000, 22,000। ये दो मध्यम, मतलब एक प्रकार से माने तो मीडियम टर्म के सपोर्ट लेवल है, मध्यम अवधि के। जो इसके बाद सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 20,250, जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से अब चल रही है यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे चैनलों पे, कि यहाँ तक हो सकता है निफ्टी आ जाए 20,250 तक। तो क्या निफ्टी 20,250 तक आएगा या नहीं आएगा, ये एक चर्चा का विषय है। फिलहाल की गिरावट के आधार पे देखें तो लग रहा है कि संभव है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार वो 20,250 तक नहीं आएगा। मेरे हिसाब से निफ्टी मैक्सिमम 22,000 और मीडियम में 23,000 ये लेवल टेस्ट कर सकता है निफ्टी। हाँ, 20,250 मतलब देखिए आने की संभावना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो संभावनाओं की जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो केवल 5% है 20,250 का लेवल टेस्ट करना निफ्टी 50। अब ये तभी हो पाएगा यदि कोई अचानक से अप्रिय घटना घट जाए, तो भाई उसके लिए ना तो आप ना तो हम कोई जिम्मेदार नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता है फिर। लेकिन प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो के आधार पे मेरे हिसाब से 23,000 और 22,000 ये दो बहुत मीडियम टर्म के लेकिन तगड़े सपोर्ट लेवल हैं। यहां तक तो निफ्टी को आना चाहिए। में भी हो सकता है यहीं से जहां है निफ्टी 23,500 के आसपास, वहीं से निफ्टी घूम जाए। बट जिस हिसाब से कंडीशन है ओवरऑल पूरे मार्केट की और पूरे वर्ल्ड की, उस हिसाब से लगता नहीं है कि अभी इतना जल्दी रिवर्सल आएगा। हाँ, बीच में छोटे मोटे बाउंस आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। बीच में छोटे मोटे बाउंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेरी आप लोग नीचे पूछ लीजिएगा, देन जैसे ही मार्केट पे आउटलुक वाला मैटर क्लोज होगा, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और सभी लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। साथ साथ टेलीग्राम और लाइव सेशन इत्यादि ज्वाइन करते रहिए भाई। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, अब तो रेजिस्टेंस 23,800 खुद ही बन गया एक, लेकिन 23,800 बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। असली रेजिस्टेंस अभी भी वही 25,000 है। 25,000 निफ्टी का रेजिस्टेंस और 23,000 और 22,000 मध्यम अवधि के सपोर्ट। सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 20,250 पे है। वहां तक यदि निफ्टी आ जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मार्केट में। तो ये दो सपोर्ट आप लोग याद रखिएगा 23-22,000 का अगले हफ्ते के लिए। जहां तक उम्मीद है कि यहीं तक सेटल डाउन हो जाना चाहिए, तब तक चुनाव का रिजल्ट सब कुछ आ गया होगा। सबसे अहम हफ्ता रहेगा इसके बाद वाला हफ्ता,
मतलब नवंबर का आखिरी वीक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। यदि भाई सरकार बन जाती है तब तो अच्छी बात है, नहीं बनती तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तब 20,250 के भी दर्शन हो सकते हैं। ऊपर की तरफ रजिस्टेंस वही पुराने रजिस्टेंस हमेशा के लिए इंटैक्ट रहेंगे। अब छोटा रजिस्टेंस आ गया है 23,800, लेकिन जो असली रजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है वो है 25,000 और 25,500। ये दो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल हैं निफ्टी के। अगला चार्ट हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी जिस दिन क्लोज हुआ, मतलब इसके जस्ट पहले जब छुट्टी स्टार्ट हुई, 50,180 के आसपास क्लोजिंग दिया। और बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो पहले भी वीडियो में बताया गया था, 50,000 है। वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी तोड़ा नहीं है। हो सकता है कि इस वीक में तोड़ दे, लेकिन अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग था। लेकिन अब भाई जब लगातार किसी भी चीज़ में गिरावट होती है तो स्ट्रांग हो या वीक, सारे लोगों पे उतना ही प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो वीक रहेगा उसके पे ही प्रभाव पड़ेगा, मजबूत वालों पे नहीं पड़ेगा। अंतर यही रहता है कि थोड़ा पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा जरूर। तो 50,000 के नीचे जाने के बाद सीधे 48,000 का घर खुल जाएगा निफ्टी बैंक का, और 48,000 के नीचे जाने के बाद वहीं 46,000। ये दो निफ्टी के नीचे सपोर्ट हैं। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी का जो ऊपर रेजिस्टेंस है एज इट इज पहले से ही बताया गया है आप लोगों को, लगभग अगस्त सितंबर वाले माह से कि बीच में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे बोला गया था। पुराने वीडियोस में या पुराने लाइव सेशन में आप जाकर के जब सुनेंगे तब आपको यकीन हुआ कि बताया गया था कि नहीं बताया गया था, और पहले बताया गया था। जो लोगों ने समझदारी दिखाया होगा वो काफी सारे बैंकिंग शेयरों से प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे। ठीक है, तो अभी जो इनका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 52,000 और 54,100। वो बहुत दिनों से इंटैक्ट है। 52,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए 1 से 2 दिन, तभी आपको इसमें नई पोजीशन बनानी है, नहीं तो नहीं बनानी है। शांति से केवल देखना है। कभी कभी देखना भी आपके लिए स्वास्थ्यकारी हो सकता है, अन्यथा नुकसान कर बैठेंगे बहुत ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है बिल्कुल वही स्पष्ट है, 50,000 के नीचे जाने के बाद ही कमज़ोर होगा। जब तक 50,000 के ऊपर है तब तक बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बस चिंता करने वाली बात इतना ही है कि बैंक निफ्टी यदि कमज़ोर होगा तो वो निफ्टी को भी लेकर के सीधे सीधे लेकर के चला आएगा नीचे। और ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देनी पड़ेंगी कि बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे जाता है तब स्थितियां ज़्यादा दयनीय होनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वहीं 52,000 और 54,100। तीसरा चार्ट मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी जिस दिन छुट्टी हुआ उस दिन 54,050 के आसपास क्लोजिंग दिया, और इसका जो मेजर सपोर्ट था वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। 54,800 का सपोर्ट निफ्टी मिड कैप ने भी तोड़ दिया है और 54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो असली सपोर्ट इसका कहा जाए वो है लगभग 51,500। निफ्टी मिड कैप का जो अगला सपोर्ट है वो है 51,500, उसके बाद सीधे 47,500। ये दो इसके बहुत बड़े बड़े सपोर्ट लेवल हैं। यदि यहाँ पे निफ्टी मिड कैप नहीं रुका तब स्थितियाँ दयनीय ही नहीं बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, और अभी भी खराब ही हैं। और ये चीज़ें आप लोगों को निरंतर बताई गई थी कि लगातार प्रॉफिट बुक करिए, मिनिमम 50 मैक्सिमम 70। जिन लोगों ने नियमों का पालन किया होगा, काफ़ी दिन से जुड़े होंगे, उन्हें ज़रूर थोड़ा आराम मिला होगा। अब ये सोचेंगे केवल आपको केवल फ़ायदा ही हो, नुकसान कभी हो ही नहीं, तो ये तो असंभव है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं करा सकता है। हाँ, जैसे होता है कि नुकसान कम हो, इसके बारे में आपको इंडिकेशन थोड़ा पहले मिल सकता है, लेकिन आप उस चीज़ों को मानेंगे तब। क्योंकि भाई बाई सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेंगे या अपना पर्सनल विवेक लगाएंगे।
आपको यहाँ पे केवल एजुकेट किया जा सकता है, और आप उस एजुकेशन के माध्यम से क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम ये नहीं कि मैं आपका मतलब पोर्टफोलियो हैंडल करूं, वो आप ही को हैंडल करना है, मेरे को नहीं हैंडल करना है। तो इसलिए थोड़ा आपको मतलब ये चीजें सोचनी समझनी होंगी। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप में 54,800 का जो सपोर्ट था वो ऑलरेडी टूट चुका है, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था। जो लोग पहले वाली वीडियो को देखे होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं देखे भाई तो आज फिर से जान लें। 54,800 का सपोर्ट टूट चुका है, तो लगभग इसका जो अगला सपोर्ट लेवल है वो है 51,500 और 47,500। ये दो नीचे के सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है 57,600। अब 54,800 इसका एक सबसे छोटा रजिस्टेंस है, वो कभी भी टूट सकता है, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन रिवर्सल जो माना जाएगा वो होगा 57,600 के बाद, 57,600 के पहले नहीं होगा। अगला चार्ट निफ्टी मेटल का। ये है निफ्टी मेटल 88,028 पे क्लोजिंग है, मतलब इसने भी 9,000 का स्तर तोड़ दिया है। बिल्कुल, ये पिछले वाले वीडियोस में भी बताया गया था, इसके पहले भी लाइव सेशन और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया गया था कि जो ही यह 9,000 के नीचे जाएगा तो मेटल की हालत और पतली हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और ये खराब तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अभी तो हम लोग निफ्टी FMCG का भी देखेंगे चार्ट, बहुत भयावह चार्ट है मेटल, निफ्टी और ऑटो का। तो निफ्टी मेटल का भी हालत एकदम खस्ता है। अगला सपोर्ट इसका 8500 है, एक छोटा सपोर्ट 8750 पे है। निफ्टी मेटल का एक छोटा सपोर्ट 8750 पे है। उसके बाद जो मेन सपोर्ट है वो है 8500, देन 8000। ये तीन इसके नीचे के सपोर्ट है। ऊपर रजिस्टेंस वही पुराना वाला 10,000। 10,000 के ऊपर निकलने के बाद ही इसमें अच्छी तेजी बनेगी। हाँ, बीच में जिन्हें स्विंग विंग लेना होगा कि नहीं हम स्विंग लेकर के बहुत खुश हैं, तो वो 9,250 के बाद ही निफ्टी मेटल में कोई खुराफात करेंगे, अन्यथा बहुत पछताएंगे। ठीक है, और 9,500 से 600 के बीच प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है। तो निफ्टी मेटल में नीचे वही दो सपोर्ट 8750, 8500 और 8000, तीन सपोर्ट हैं। और ऊपर की तरफ एक सबसे छोटा रेजिस्टेंस 8,900, मतलब मोटी मोटा 9,000 मानिएगा, और एक जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 10,000। इसके बीच में हो सकता है कि निफ्टी मेटल काफ़ी दिन कंसोलिडेट कर सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही कोई प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अगला निफ्टी FMCG। ये है निफ्टी FMCG का चार्ट, बहुत बुरा है। 1.5% की गिरावट और आ गई थी जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ लास्ट बार, और ये अपने मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है। ये देखिए 58,000 का सपोर्ट पिछले वीक में आप लोगों को बताया गया था कि 58,000 का यदि सपोर्ट टूटा तो स्थितियाँ खराब हो जाएंगी, और ये खराब हो चुकी हैं। निफ्टी FMCG तो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तो ऐसी गाड़ी की तरह हो गया है जिसका ब्रेक फेल हो गया हो। ये देख रहे होंगे किस प्रकार से फॉल हो रहा है, मतलब कहीं भी टिकने का, रुकने का, झुकने का नाम ही नहीं ले रहा, सीधे सीधे नीचे ही जा रहा है। और अब अपने अब जिसे कहा जाता है जबरदस्ती वाले सपोर्ट 54,800 के आसपास पहुंच चुका है ये लगभग। और इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 52,000। 52,000 तक आने की संभावनाएं हो सकती हैं यदि 54,800, 54,000 का सपोर्ट टूटा तो। तीन इसके सपोर्ट है 54,800, 54,000, उसके बाद सीधे 52,000।
तो दो सपोर्ट तो लग रहा है टूट ही जाएंगे, या हो सकता है 54,000 पे ये सपोर्ट ले ले। मिड टर्म का सपोर्ट 54,000, लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है वो है 52,000 और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट 54,800। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। 60,000 के ऊपर निकलने के बाद ही निफ्टी एफएमसीजी में कोई रैली की संभावना होगी। और यदि जो सेफ लोग हैं, जो थोड़ा शांति के साथ रहने वाले लोग हैं कि नहीं हम थोड़ा रिस्क कम लेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, वो लोग 62,000 का ही इंतजार करें। 62,000 के पहले कोई उल्टी सीधी चीजें न करें। नीचे की तरफ सपोर्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, 54,800 पहला, 54,000 दूसरा और 52,000 तीसरा सपोर्ट। ऊपर की तरफ एक छोटा रेजिस्टेंस वहीं 58,000, 60,000 और 62,000, तीन ऊपर के रेजिस्टेंस। चलते हैं निफ्टी ऑटो की तरफ। आप लोग क्वारी वारी डाल दीजिए 1 बाई 1, देन क्वारी ले लिया जाएगा। ये है निफ्टी ऑटो। जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ उस दिन इसमें लगभग 0.66% की तेजी के साथ निफ्टी ऑटो बंद हुआ। और ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो भी अपने सपोर्ट लेवल को ऑलरेडी तोड़ चुका है 23,150 को, और उसके नीचे जाने की प्रबल संभावनाएं अभी भी दिखाई दे रही हैं। यदि यह 24,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो हो सकता है कि बीच में एक छोटा मोटा बाउंस देखने को मिले। असली तेजी कब बनेगी? 25,200 के बाद। 25,200 के पहले कोई तेजी नहीं बनेगी असली वाली। हाँ, उसके बीच में हो सकता है कि एक आध बार बाउंस इसमें देखने को मिले। 500-1,000 पॉइंट की रैली मिल सकती है आपको निफ्टी ऑटो में। और नीचे जो इसका सपोर्ट है 22,000, 21,000, दो इसके सपोर्ट है निफ्टी ऑटो के। और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 20,000। मीडियम टर्म के सपोर्ट वहीं 22,000 और 21,000 और बड़ा सपोर्ट 20,000। अभी आने की जो संभावनाएं हैं मेरे हिसाब से वो 22,000 तक आ सकता है निफ्टी ऑटो। देन वहां से हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर चलना प्रारंभ कर दे यदि मार्केट में थोड़ी रिकवरी आती है तो। यदि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाती है तो भाई दिक्कतें बढ़ सकती है। चैनल को लाइक वाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, टेलीग्राम वोलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा भाई आप लोग। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है निफ्टी ऑटो के वो है वही 24,100 के ऊपर जब निकलता है तभी इसमें थोड़ी मोड़ी तेजी बन सकती है। और असली वाली जो तेजी बनेगी वो है 25,100 के बाद, 25,100 के पहले नहीं। तो दो रेजिस्टेंस आप लोग मान कर चलिए, 25,100 और 24,100। छोटे रेजिस्टेंस की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि छोटा रेजिस्टेंस ट्रैप करने के लिए आ सकता है, तो उस समय आपको सावधान होना होगा। यदि किसी फंसे हुए शेयर में आपका अचानक से रेट रिकवर हो जाता है तो आप उसे निकल सकते हैं उससे। अभी नई बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है निफ्टी ऑटो में। निफ्टी आईटी, हाँ क्वारी मैं लूंगा, बस एक दो सेक्टर बाकी रह गए, मैं उनका ले लेता हूं, देन उसके बाद क्वारी ही लूंगा। ये है निफ्टी आईटी का चार्ट। सारे चार्ट में यदि देखा जाएगा तो अच्छा चार्ट केवल निफ्टी आईटी का ही है जो थोड़ा मजबूत है, मतलब गिरने में कम गिरा है और बढ़ने में कम बढ़ा भी है। ठीक है, 42,390 के आसपास की क्लोजिंग थी और ये है उसका चार्ट। बिल्कुल अप ट्रेंड में तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बार बार अपने एक रेजिस्टेंस लेवल 43,500 को फेस कर रहा है। उसके ऊपर निकलने में इसे भी बहुत कठिनाई हो रही है। तो जब तक ये 43,500 के ऊपर नहीं निकलता है, फ्रेश एंट्री किसी भी आईटी सेक्टर वाले शेयर में मत करिएगा शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म की आपकी एसआईपी है तो उसमें आप कंटिन्यूटी बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है 41,300 और 39,800, ये दो इसके सपोर्ट हैं। और निफ्टी आईटी ने सपोर्ट भी अपने बहुत करंट लेवल से, मतलब जो सपोर्ट लेवल था वहीं से लिया भी है, 39,800 के आसपास वाले लेवल से
इसने सपोर्ट लेकर के फिर से रैली दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है जब मार्केट में वीकनेस रहती है। तो जब एफएमसीजी हालत पंचर हो गया तो आईटी बेचारा कितना सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सभी चार्ट में यदि कहा जाए, किसी चार्ट पे यदि आपका मन लगे या किसी सेक्टर में आपको थोड़ी मोड़ी बाइंग करनी हो तो वो है आईटी सेक्टर। यहाँ पे आप थोड़ा अपनी पोजीशन बढ़ा घटा सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। 43,500 के ऊपर निकलने के बाद इसमें फ्रेश रैली देखने को मिलेगी और आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा मुनाफा अन्य सेक्टर की अपेक्षा यहाँ पे देखने को मिले। तो निफ्टी आईटी का जो चार्ट है वो आपके लिए काफ़ी बेटर है। इसमें वही एक रजिस्टेंस है 43,500, उसके बाद ये पहुंच जाएगा ब्लू स्काई जोन में शायद। हाँ बिल्कुल, 43,500 के ऊपर निकलते ही ये ब्लू स्काई जोन में यात्रा करना शुरू कर देगा। मतलब कोई रजिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा और उसके ऊपर कहीं भी जा सकता है। हो सकता है एक नया हाई बनाए और वही एक इसका रजिस्टेंस हो जाए। नीचे की तरफ सपोर्ट इसके 3 रहेंगे एज इट इज, वहीं 42,300, 39,800 और 38,000, ये 3 इसके नीचे सपोर्ट रहेंगे। तो आप लोग सपोर्ट रजिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस समय टेक्निकली तौर पे, ताकि इससे आप लोगों को मार्केट के ओवरऑल व्यू को समझने में, मार्केट को समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, और सभी लोग लाइव सेशन में आकर के क्वेश्चन पूछा भी करिए और वीडियो जो मैं डालता हूं उसे देखा भी करिए, केवल भौकाल मत कसा करिए, ठीक है। लास्ट निफ्टी एनर्जी का हालत भी वही है जो सभी का है। मतलब पंचर है, 45,000 का हाई बना करके 37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखा जाए तो करीब करीब 45 दूनी 90, लगभग 20% के आसपास निफ्टी एनर्जी भी डाउन है। चार्ट ही देख करके आपको लग रहा होगा कि कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है निफ्टी एनर्जी भी। निफ्टी एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी शेयर हैं उन सब में दबाव देखने को मिला, जैसे टाटा पावर, अडानी पावर, मतलब जितने भी पावर सेक्टर के शेयर हैं या ट्रांसमिशन सेक्टर के शेयर हैं, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के, उन सारे सेक्टर के शेयरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ये लगातार गिरता जा रहा है और अपने 2 अहम सपोर्ट ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, 40,000 और 38,000। ये जो 2 इसके बहुत अहम सपोर्ट थे उसे ये ऑलरेडी तोड़ चुका है और अभी भी गिरावट इसमें सुधरने वाली नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से ये शेयर लगभग 34,500 के आसपास आकर के सपोर्ट ले सकता है। तो बीच में इसका एक मीडियम टर्म का जो सपोर्ट है वह 36,000। देखिए, जब मार्केट में गिरावट आती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत विशेष मतलब नहीं रखते हैं, वो सब तोड़ ताड़ करके नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है। जब भागता है शेयर तो कोई रेजिस्टेंस मायने नहीं रखता है और गिरता है तो कोई सपोर्ट मायने नहीं रखता। ये केवल आपके नॉलेज पर्पज के हिसाब से है। यदि आप इसके आधार पर थोड़ा इंडिकेशन लेंगे तो आपको मार्केट को समझने में आसानी होगी। तो 38,000 ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, 36,000 की तरफ ये बढ़ रहा है। 36,000 ही इसका एक मीडियम टर्म का सपोर्ट है। 35,000 के आसपास से इसके घूमने की मतलब मेरे हिसाब से संभावना है। बाकी 34,000 तक आ सकता है निफ्टी एनर्जी भी। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो पहले से ही तय है, 40,000 और 42,000। रैली नहीं बनेगी। हाँ, बीच बीच में एक बाउंस आ सकता है, उसमें आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाए। तो ट्रेडिंग बिहेव से अभी डेंजर साइन चल रहा है। स्विंग ट्रेड जिन्हें भी करना होगा वो लोग भैया, थोड़ा रिस्की लोग 40,000 के बात करेंगे और थोड़ा कम रिस्की वाले लोग 42,000 के बात करेंगे स्विंग ट्रेड। बाकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा शेयर है, तभी इस समय करिएगा, और वो भी बहुत कम मात्रा में, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो अभी के लिए मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर थे मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता ही दिया है। और 1 बाई 1 क्वेश्चन। अच्छा, एचपी एडहेसिव से हम लोग
शुरू करते हैं। एचपी एडेसिव देखिए इस समय गिरा हुआ है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कंपनी में गिरावट है। होल्ड करिएगा यदि आपके पास है तो। नई बाइंग करना होगा तो अभी मत करिएगा। नई बाइंग करने लायक स्थिति एचपी एडेसिव में अभी नहीं है, क्योंकि गिरावट है, और जब गिरावट आए किसी भी शेयर में तो थोड़ा कुछ दिन रुक जाना चाहिए। बाकी कंपनी ठीक ठाक है। ठीक है, 77 रुपये के आसपास चले। हाँ बिल्कुल वन साइडेड फॉल है, और ये फॉल लगभग आ सकता है 70 रुपये के आसपास तक। तो बिल्कुल इससे अभी फिलहाल दूरी बना करके रहिएगा एचपी एडेसिव से। जिनके पास है शांति के साथ बने रहेंगे, नहीं है जिनके पास, बिल्कुल भाई अभी इस लेवल पे नहीं करेंगे, बस होल्ड करिए और कुछ नहीं करना है। एचपी एडेसिव में कोई नई बाइंग, फ्रेश बाइंग नहीं है। क्वेश्चन आप लोग वन बाय वन पूछते रहिए भाई। सेलो, सुमित वर्मा, एक्सिकॉम, नहीं सेलो से भी दूर रहिए। सेलो में बाइंग 920 के बाद, पहले से होल्ड करिएगा, नई बाइंग नहीं है। 920 के बाद सेलो में। एक्सिकॉम से अभी दूर रहिए। एक्सिकॉम में गिरावट है तगड़ी, और रिजल्ट भी थोड़े इसके वीक आ गए हैं, इसलिए दूर रहिएगा। ठीक है, एक्सिकॉम में दे लोअर सर्किट लग रहा है ना, तो दूर रहिए थोड़ा, अभी नहीं, फ्रेश बाई नहीं भैया। अभी थोड़ा सा सावधान रहिए मार्केट में। 2-4-10 दिन 5 दिन बाई कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर, टाटा पावर का भी हालत वही, तो एनर्जी सेक्टर मैंने बताया ही है। हाँ बिल्कुल 400 के आसपास आ गया है शेयर, पहले भी बताया गया था बिल्कुल 400 तक आ सकता है, बिल्कुल आ ही गया। देखिए कहाँ तक जाता है। मार्केट की स्थिति को देख करके लग रहा है कि ये 350 तक आएगा। 350 तक यदि आपको मिलता है टाटा पावर, तो थोड़ी मोड़ी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बेट कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अभी करंट लेवल पे बिल्कुल ना करें। एसआईपी है, बिल्कुल उसे कंटिन्यू रखें। एसआईपी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे शेयरों की एसआईपी में, ओला में आवाज नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा, ओके, आवाज नहीं जा रही है, ओके ओके, ठीक ठीक। अब जा रही है कि नहीं? तो गिरना पहले से चालू किया था, और हम लोगों ने पहले ही दिन जब यह लिस्ट हुआ इस प्राइस पे, तो अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोग ओला में नहीं रहेंगे, न तो हम आईपीओ लगाएंगे। जो लोग भैया लिए थे प्रॉफिट, भैया आप लोग बुक कर करके शांति से बैठिए। तो जो लोग बुक कर लिए शांति से बैठे हैं, उनके लिए तो वाह, ऑलवेज इट इज़ गुड, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है उनके साथ। लेकिन जो भैया लोग मल्टी बैगर के चक्कर में यहाँ 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 लिए, उनका तो हालत कैसा हो गया है वो तो वही लोग बता सकते हैं। और ये गिरावट पहले से थी, ये मार्केट की गिरावट में नहीं गिरा है शेयर, मार्केट की गिरावट से पहले गिरा है। अच्छे शेयर इस समय जरूर गिर सकते हैं,
देखिए जब ओवरऑल मार्केट में वीकनेस रहेगी तो अच्छे शेयर भी गिरेंगे, बट खराब शेयर रिकवर जल्दी नहीं कर पाते हैं और अच्छे शेयर जल्दी रिकवर कर लेते हैं। यही चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी। तो ओला टाइप के जितने शेयर हैं उसमें अभी भी फंसने का प्रयास मत करिएगा। नमस्ते अनुराग जैन जी, आपको भी। हाँ, SIP जिनकी चल रही है अच्छे शेयरों में वो लोग कंटिन्यू रखेंगे, अन्य कोई लोग नहीं। प्लेयर अननोन बहुत दिन के बाद, PNC इंफ्रा, आरूप शर्मा, इलेक्ट्रो कॉस्ट स्टील, ठीक ठीक। बजाज हाउसिंग, अच्छा इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं डॉक्टर रेड्डी ले लेता हूं। डॉक्टर रेड्डी से दूर रहिए, मना किया गया था आपको इसमें एंट्री करने से। कौन है ये डॉक्टर रेड्डी वाले? अमित अवस्थी जी। ये मना किया गया था अमित जी, आपको या किसी और को मना किया गया था आज के 4 दिन पहले। मेरे को पूरा याद है, कोई बंदे ने पूछा था, जिसने भी पूछा रहा हो वो ऑलरेडी बताया गया था कि इससे दूर रहिए। अभी डॉक्टर रेड्डी में 1360 के बाद ही एंट्री है, और यदि आपके पास है तो प्राइस बताइए, तब मैं आपको बताऊं क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं है तो बाई मत करिएगा। PNC इंफ्रा, लॉन्ग टर्म व्यू, इलेक्ट्रो कॉस्ट स्टील कॉस्टिंग में IOC, ओके। अच्छा, PNC इंफ्रा काहे लिए लेना चाहते हैं भैया 4-5 साल के लिए, बताइए। PNC इंफ्रा काहे लिए लेना चाहते हैं 4-5 साल के लिए? इसमें क्या आपको दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको, बताइए। ले करके फंस गए हैं इसलिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, कि अभी आपका बाई वाई करने का मन है? पी ठीक है। अरे बाप रे बाप, पी को देखकर क्या बाई कर रहे हैं? अभी वेट करिए, अभी मार्केट के स्टेबल होने का वेट करिए। PNC इंफ्रा में 200 के आसपास मिलता है तब बाई करिएगा, या 400 के बाद? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ PNC इंफ्रा, इसीलिए तो मैंने आपको टोका है कि PNC इंफ्रा में क्या दिख गया आपको। हाँ हाँ, मैं जान रहा हूँ इसमें मतलब मैनेजमेंट इशू आ गया था, सबको पता है, तो पूरा पेपरबाजी हुआ था इसके बारे में। हाँ, अभी वेट करिए थोड़ा, घबराइए मत, परेशान मत होइए। यदि ये 200 के आसपास मिलता है तब ले लीजिएगा, या 400 के ऊपर जाएगा तब ले लीजिएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तब तक आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी मार्केट से और इसके मैनेजमेंट से। इलेक्ट्रो कॉस्ट स्टील, दूर रहिए भैया, मेटल की हालत खराब है, मेटल की हालत खराब है और आप लालच में फंस गए। तब इसका इलाज पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इस मर्ज का इलाज पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है मर्ज, वर्ल्ड की तो बात ही छोड़िए। अब रिकवरी इसमें आएगी कब? दो 200 के बाद।
200 के पहले कोई रिकवरी नहीं। 200 के पहले यदि रिकवरी आएगी तो हो सकता है फिर से गिरावट आ जाए। एवरेजिंग करने की गलती मत करिएगा ऐसे शेयरों में। एवरेजिंग करने की कोई गलती नहीं करेगा। अभी आज मैंने 5, 6, 7 शेयरों के बारे में मैंने फिर से डिटेल वीडियो डाला हुआ है और आप लोगों को पहले बताया था। तो एवरेजिंग कहाँ नहीं करना है और कब करना है ये आप लोग ऐसे ही अपडेट हो जाएंगे। बहुत उछल कूद मत मचाइए अभी। और 1-2 दिन का यदि बाउंस मिलेगा तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ फंसे हुए शेयरों से निकल जाइएगा। और वाला एबी जी कैसे हैं? जय श्री राम आपको भी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग। इलेक्ट्रोकास्ट स्टील में अभी कुछ मत करिए, केवल होल्ड करिए। अब आपके पास कोई दूसरा रास्ता इस समय नहीं है। एवरेजिंग तो करिएगा ही मत यदि मेरे विचार से आप चलना है। मेरे विचार से कोई एवरेजिंग नहीं है। 100 रुपए तक आने की संभावना है। इलेक्ट्रोकास्ट 100 रुपए तक आ सकता है यदि मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो। और अभी एवरेजिंग मत करिएगा। एवरेजिंग करेंगे आपका पैसा फंसेगा। एवरेजिंग बहुत करने का मन होगा तो थोड़ा सा इसे रिकवर करने दीजिए, 200 के ऊपर आने दीजिए। भले से आपका 198 की बाइंग है या फिर 100 रुपए के आसपास मिलता है तब एवरेजिंग कर लीजिएगा, अभी मत करिएगा। IOC लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाइए, पहले लाइक वाइक करते रहिए भाई। चैनल को थोड़ा यदि 20 लोग भी शेयर करेंगे ना तो काफ़ी उससे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति शेयर नहीं करता है चैनल को। स्टेटस पे तो लगाना दूर की बात है, सब फेसबुक और टेलीग्राम इंस्टा पे ही शेयर कर दिया करिए। इंडियन ऑयल दूर रहिए अभी। देखिए ये हालत पंचर वाले सब शेयर हैं, एकदम दूरी बना करके रहिए, एकदम दूर रहिए। PSU डिफेंस है, HUL। अरे HUL का चार्ट ऐसे ही आप देख लिए होंगे। निफ्टी FMCG मैंने बताया ना, जैसा HUL का चार्ट है वैसा ही मतलब निफ्टी FMCG का चार्ट है। कोई उसमें अंतर नहीं है, जैसे लग रहा है कि सेम चार्ट ही है। FMCG सेक्टर की पूरी हालत खराब है। फिर से नेटवर्क डाउन हो गया क्या? हेलो संजू जी, कैसे हैं? क्या हो गया भाई? हिंदुस्तान यूनिलीवर में कुछ नहीं है। 2300 के आसपास आता है तो आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं।
2300 के आसपास आता है तो आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ा सपोर्ट इसका 2200 पे है। 2200 के नीचे जाने के बाद स्थितियां भयावह हो जाएंगी। भयावह तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि इस समय कुछ अच्छा है बाद में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा ऑलरेडी चल रहा है। अब इससे ज़्यादा बहुत बुरा यही होगा कि हो सकता है कि 1800 के दर्शन करा दे, लेकिन ऐसा भगवान न करे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वहीं 2300 के आसपास मिलता है तभी आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने का सोचिएगा। अभी नहीं, अभी छोड़िए एकदम, बिल्कुल है तो होल्ड करिए। अब क्या करेंगे। एशियन ग्रेनेटो देन आस्क मोटिव। हाँ हेलो यशवंत प्रसाद जी, कैसे हैं। हाँ, जो पहले से नहीं है वो उनके लिए 1800 ही ठीक रहेगा। नहीं नहीं, 2000 2200 ये दोनों लेवल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम हो सकता है 1800 न आए। एशियन ग्रेनेटो 100 के बाद, एशियन ग्रेनेटो 100 के बाद, अभी नहीं। एशियन ग्रेनेटो 100 के बाद आस्क मोटिव। आस्क मोटिव में आप थोड़ी थोड़ी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही आराम से। ये नहीं कि आप पूरा बंच में बाइंग मत करिएगा। इस समय बंच में बाइंग करने वाला मार्केट नहीं है। बंच में बाइंग तब की जाती है जब निफ्टी 20% के नीचे जाए। अभी निफ्टी 20% के नीचे नहीं गई है। वारे रिन्यूएबल अल्टरनेटिव ब्रो, ओके।
लार्सन एंड ट्यूब्रो अभी नहीं, कंपनी ठीक है लेकिन SIP स्टार्ट करना होगा तो 3400 के आसपास, 3400 के पहले मत लीजिएगा। अब पहले से है तो होल्ड करिए, सब बड़ी कंपनियां हैं, इसमें केवल आप SIP ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है, और कुछ नहीं। और कुछ भी करेंगे फंसेंगे केवल, और थोड़ा समय आपको लंबा देना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे चलेंगे ये सब। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो में बहुत लंबा व्यू रहेगा तभी एंट्री करिएगा, नहीं तो नहीं। वारे वारे रिन्यूएबल में स्विंग ट्रेड लेना होगा तो 2020 के बाद, और ऐसे यदि बहुत मन है आपका बाई करने के लिए तो 1200 के आसपास, 1200 आने दीजिए इसे। पोर्टफोलियो के हिसाब से लेना होगा तो 1200 रुपए के आसपास, नहीं तो 2020 के बाद स्विंग ट्रेड यदि आपको चाहिए तो, अभी नहीं। जीनियस पावर, जीनस पावर का जो मैटर है ना वो थोड़ा सा इंटरनली रूप से आप देखेंगे तो थोड़ा खराब है। चार्ट इसका तो ठीक ठाक है लेकिन बस केवल चार्ट ही ठीक है। ऑर्डर के आधार पे कंपनी भाग रही तो वो अच्छा साइन नहीं है, और इनके बहुत सारे ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग करना होगा इसे, मतलब जैसे 10-20% के लिए, 30% के लिए, तब तो आप एंट्री करिएगा 440 के बाद। और यदि आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो मत रखिएगा जीनियस पावर को, ये पढ़ने वाली कंपनी है और इसे बहुत घबरा करके आप पोर्टफोलियो शेयर के तौर पे मत ले लीजिएगा। दिखने में तो अच्छा है ही बट बहुत घाल में इसमें चलता है, और ये देखिए क्या कर पाती है कंपनी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग गई है, जो इसमें रनअप वनअप था ऑलरेडी इसमें सब निकल गया। वहीं RVNL, IFC जो ये सब कंपनियां नहीं है, PSU उसी टाइप की ये कंपनी है। अंतर यही है कि ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन इसका जो है वही वाला था, बहुत एक्सेस भाग गई है बिना मतलब के। मतलब ऐसा कोई बहुत विशेष जैकपॉट नहीं लग गया है लेकिन भाग। मुक्का प्रोटीन का भी हालत नहीं है भाई। नहीं, अरे एवरेज नहीं करना है, एवरेज कर, आप लोग एवरेज करने के चक्कर में आप लोगों का एवरेज निकल जाएगा। एवरेज तब किया जाता है जब स्टेबल हो जाए कंपनी, अभी नहीं। इस समय देख रहे हैं कितना खतरनाक स्थिति चल रही है मार्केट की, इस समय एवरेज मत करिए। बाई ही आपने गड़बड़ किया उक्का मुक्का प्रोटीन में, बस रनअप देखा बाई कर लिए। मुक्का प्रोटीन में अभी फ्रेश एंट्री भी मत करिएगा कोई, बट ये मेरा पर्सनल मानना है। आप लोग भाई बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंस वजह से सलाह जरूर ले लीजिएगा, और
किसी भी शेयर में इस समय एवरेजिंग नहीं करेंगे घबरा करके। उन्हीं शेयरों में आपको एवरेजिंग करना है जो थोड़े एवरेजिंग के लायक हों और बहुत कम मात्रा में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछने का प्रयास करिएगा। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप बेट कर सकते हैं चूंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है इस वजह से। बाकी चार्ट के आधार पे नहीं, चार्ट के आधार पे बिल्कुल बाई नहीं है। हाँ, आप इसमें अपनी लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना प्रारंभ कर सकते हैं 1 बाई 1, मतलब जैसे छोटे छोटे क्वांटिटी में, लॉन्ग क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में नहीं। बिकॉज इसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, बस इस वजह से आ भी रहे हैं रिजल्ट इसके अच्छे लगातार। बहुत सारे जो लोगों ने लाइक वाइक का बटन नहीं दबाया है, भैया लाइक वाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ये सब कार्य आप लोग कर दें। और जो वीडियो डाले जाते हैं उन्हें थोड़ा सा आप लोग देखा करिए और शेयर कर दिया करिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शेयर नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। आईटीसी 450 का बाइंग है, बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। यदि आईटीसी आपको 300 के आसपास मिल जाता है तो अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा बना लीजिएगा फंडामेंटल देख करके। अरे एफएमसीजी का हालत ख़राब है, तो आईटीसी भी एफएमसीजी ही स्टॉक हो चुका है, अब केवल सिगरेट वाली कंपनी नहीं है। देख लेता हूँ चार्ट से। वही हालत तो खराब है इसका भी बिल्कुल। एसआईपी जिनकी चल रही है चलने दीजिए एकदम। 400 रुपये के आसपास आप लोग बाई कर सकते हैं इसमें। फ्रेश एंट्री लेना हो करंट लेवल एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा 10 से 15 साल। आईटीसी को बाई करना मतलब 10 से 15 साल के लिए, और बीच में हर साल आप रिजल्ट का रिव्यू करते रहेंगे। रिजल्ट इसके खराब आएंगे 1 साल लगातार, 1 साल यदि चारों क्वार्टर खराब आ जाते हैं तब आप आईटीसी से एग्जिट कर जाइएगा। बट 10 साल के नीचे के लिए आप आईटीसी रिलायंस मत खरीदिएगा। झूठ मूठ का सर दर्द होगा आपका भी और जिससे पूछेंगे उसका भी। ये ट्रेडिंग वाला शेयर भैया नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये फिर वही बात। अरे मैं कह दिया तो 350 आ जाएगा क्या? कोई भी किसी भी शेयर का टॉप और किसी भी शेयर का बॉटम नहीं पकड़ सकता है। मैं ऐसे ही मजाक में कह दिया हूं, क्योंकि आईटीसी के रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है। आशीर्वाद का आटा बिक रहा है भैया, उसका सब कुछ उसका सब सही चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि मौका मिलेगा तब, नहीं मिलता है तो दूर रहिए और क्या। एसआईपी करते रहिए आराम से। ये 10 साल के नीचे वाला शेयर नहीं है। आपको डिविडेंड दे रहा है ना, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा है ना, बस उतना ही बहुत है। अच्छा समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, भला कम से कम एक व्यक्ति को समझ में आ गया। ये अभी तक तो सारे लोग खाली हुकारी ही भर रहे हैं। सोना बीएलडब्ल्यू काफ़ी महंगा शेयर है। अच्छा, टेलीग्राम जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, फ्री का बात है, ठीक है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे भी आप लोग मेंबरशिप कहाँ ज्वाइन करते हैं, काफ़ी कम लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, और लेकिन जानकारी उनको मेंबरशिप के बराबर चाहिए पूरा। अब मैं काफ़ी लोगों को बहुत कम जानकारी दूंगा, ये कोई बात थोड़ी। जो हमारे मेंबरशिप वाले लोग हैं उनको भी मैं उतना ही दूं जितना कि नॉन मेंबर, तो ये तो उनके साथ अन्याय हुआ। बिरला सॉफ्ट
अभी नहीं। बिरला सॉफ्ट में अभी बाइंग मत करिएगा। जिनके पास है होल्ड रखेंगे, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे। नई बाइंग बिरला सॉफ्ट में मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ बिल्कुल, सभी को न्याय मिलेगा। इसीलिए तो मैंने 2-3 लोगों को कल मैंने नहीं बताया, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करना था। मैं पोर्टफोलियो उनका रिव्यू क्यों करूं? मैंने उनको बता दिया स्पष्ट कि भैया आप हमारे मेंबर नहीं हैं। सोना बीएलडब्ल्यू महंगा शेयर है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है। ठीक है, आपके पास है प्रॉफिट, आपको एक बार बुक कर लेना चाहिए था। जसविंदर सिंह जी, प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा गया था। अच्छा, आप नए लग रहा है, नए हैं। पुराने लोग सही सही बताइएगा, आप लोगों को सोना बीएलडब्ल्यू में कहा गया था ना प्रॉफिट बुक करने के लिए, जब ये 700 से लेकर के 750 के बीच में गया था। टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट करवाया था, लाइव सेशन में भी मैंने बताया था, और जो लोग व्यक्तिगत पूछे थे मेरे को, मैंने उनको भी बताया था कि एक बार सोना बीएलडब्ल्यू में आप लोग 70% तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो जो लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं आईटीबीज होल्ड करिए। सोना बीएलडब्ल्यू में अभी कोई उठा पटक मत करिएगा। 550 का बाइंग है ना, होल्ड करिए बस। 600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। बाकी प्रॉफिट बुक करने का मन है तो 30-40% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 30-40%। वैसे आपको 700 से लेकर के 750 के बीच में बुक कर लेना चाहिए था, 70%। नहीं हुआ, अब आप भाई उसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। बुल मार्केट में जो लोग प्रॉफिट बुक करके घर नहीं लाएंगे वो जीवन में जल्दी नहीं ला पाएंगे, ये तो एकदम तय बात है। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड, बाप रे बाप, सीधे 20,000 का शेयर आप लेना चाहते हैं, दूर रहिए, प्रॉफिट बुक करिए, बाहर निकलिए इससे। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग जिनके पास है, सीधे सीधे प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकलें। हाँ जसवंदर सिंह जी, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। 9,000 पे लिए थे, 18,000 पे बेच दिए थे तो अच्छी बात है। अभी कुछ नहीं करना है, एकदम गड़बड़ कंपनी है, निकल गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, न्यू है कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात का आगे से ख्याल रखिएगा जसविंदर सिंह जी, कि ऐसे शेयरों में थोड़ा कॉशियस रहिएगा। काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है इसका सोना बीएलडब्ल्यू का, और जो इसमें एक्सपेंशन होने थे काफ़ी ज़्यादा भाग गया है ये, और कंपनी अब बहुत बड़ी हो गई, अब इसका चलना, स्पीड से चलना थोड़ा मुश्किल नहीं है। अरे मुश्किल है, सॉरी मुश्किल है, ठीक है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अरे बुक वैल्यू देख करके एंट्री मत किया करिए, क्या मैं कहूँ एकदम। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अभी नहीं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 340 के बाद, 340 के पहले नहीं। नेटको फार्मा, देखिए बुल रन में सब कुछ सही है, बुक वैल्यू सब कुछ सही है, बाकी जब थोड़ी गिरावट आती है ना तो रिजल्ट बहुत मायने रखने लग जाते हैं। नेटको फार्मा करंट लेवल पे आपको एंट्री करना है, नहीं 1500 के बाद, नेटको फार्मा में 1500 के बाद या 1300 रुपए के आसपास, ठीक है, 1300 के आसपास या 1500 के बाद।
टाटा इन्वेस्टमेंट, ये भी हालत पंचर वाली कंपनी है भाई। मेंबरशिप के लिए आपके बगल में होगा डॉलर का निशान, वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, या आप मॉडरेटर को पेमेंट करके डायरेक्ट उनसे करवा लीजिए। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट से अभी दूर रहिए। जब टाटा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने का समय आएगा तो आप लोगों को हिंट जरूर दिया जाएगा, अभी मत करिएगा, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। मार्केट की गिरावट में बहुत घबरा करके बाई नहीं की जाती है, ठीक है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में यदि आपको इन्वेस्ट करना होगा, कुछ समय का इंतज़ार और करिए, ठीक है। कुछ समय के बाद आपको बताया जाएगा। अनंतराज, सभी लोग लाइक करेंगे भाई, और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करें। अनंतराज ग्लोबल, अच्छा ये अनंतराज लिमिटेड है। अभी नहीं, अनंतराज को वेट करिए। अभी बहुत सारे शेयरों में बाइंग मत करिए, इंतज़ार करिए थोड़ा मार्केट के स्टेबल होने का। ये सब शेयर जब मार्केट स्टेबल होगा तभी चलेंगे। हाँ, आपको बहुत इच्छा है तो 600 रुपये आता है तो आप अपनी इसमें पोजीशन बना सकते हैं 500 से 600 तक। 2000 की बाइंग है, 2 साल से होल्ड है। उफ, 500 से 600 के बीच में या तो आप पोजीशन बनाएंगे या 800 के बाद, अभी नहीं। अडानी ग्रीन, ये तो तुम आप बुरा फंस गए हैं आप। अडानी ग्रीन में बहुत बुरा फंसे हैं, देखिए क्या होता है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए यही सब चीज़ें आपको जसविंदर सिंह जी अपने अंदर अब परिवर्तन लाना होगा। एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जिट। वो अभिमन्यु वाली दशा मत करिए आप लोग कि घुस गए लेकिन निकल नहीं पाए। ये चीज़ें थोड़ा समझनी पड़ेंगी। कौन कहा था आपको अडानी ग्रीन लेने के लिए, ये मेरे को नहीं समझ में आया। 2019-20 में लेते तो मैं जानता, चलिए बुल रन था उस समय, अडानी जी का जय जय हो रहा था। लेकिन 2 साल पहले मतलब 2023 या 22 में आपको कौन सजेस्ट कर दिया कि KNR कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट बहुत धांसू आया है, बट एंट्री अभी नहीं करना है, एंट्री अभी कुछ दिन वेट करके करना है। KNR कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रडार पे है, अभी एंट्री नहीं करना, रिजल्ट इसके अच्छे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट, ध्यान में रखना है। अभी अच्छा समय आने के बाद हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे, ठीक है, अभी नहीं, ऑलरेडी रिव्यू में है, ठीक है। तो अडानी ग्रीन में होल्ड करिए, एक बार आपको एग्जिट कराएगा ये अडानी ग्रीन, लेकिन आप एग्जिट करेंगे तब ना। एग्जिट करने का मौका तो मिला था लेकिन आप एग्जिट नहीं कर पाए।
अडानी ग्रीन से सीधे एग्जिट कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा इसमें लालच मत करिएगा, नहीं तो ऐसे ही फंस जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए। अब कैसे इतना दिन आप झेल गए, हमको तो ये नहीं समझ में आया। 800 रुपये तक चला आया था उस फॉल में, जब ये हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट पहली बार आया था। तो थोड़ा कॉशियस रहिए। अब क्या कहेंगे हम, आपको दो दो बार निकलने का मौका मिला, लेकिन दोनों बार आप नहीं निकल पाए। 4 जून को भी मौका मिला था, 2200 के आसपास तक गया था, लेकिन आप निकल नहीं पाए। कौन सा प्रेम है, अब ये तो आप ही जानते होंगे। शिवाजी सिंह, कल्याण का क्या रहेगा? कल्याण का कल्याण फिलहाल मुश्किल है। काफ़ी लोगों को मना किया गया था, इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा गया था। हाँ बिल्कुल दूर रही है अभी। कल्याण में आपने बाई नहीं ना किया है, एवरेज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एवरेज करिएगा भी मत। अब यदि मौका मिलता है तो निकल जाइएगा, थोड़ा कम ही प्रॉफिट सही, लेकिन अच्छे शेयर में शिफ्ट करिए। इसमें आप रहेंगे परेशान रहेंगे, और दो दो बार आपको मौका मिला। अब जो भी बात रहा हो, जो भी आपके गाइड करने वाले रहे हों, जिस वजह से आपको रोके रहे हों, अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूं। लेकिन मेरा पहला उद्देश्य यही रहता है कि आपको फंसने से बाहर निकालना। 645 का एवरेज है। प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया आपने? आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया ये बताइए? या आपने कल ही परसों में तो नहीं ना बाई कर लिया था? सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे। और जिन्हें भी मेंबरशिप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, वो लोग टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो वाह, थर्सडे को लिए थे, क्यों आपने कल्याण को बाई किया? क्यों गिरते हुए शेयर को बाई कर लिए? अंडर 2000 कौन सा शेयर अच्छा रहेगा? देखिए, यदि मेरे को लेना होगा तो मैं आईटीसी लूंगा। अब आपको जो इच्छा करे वो लीजिए। मैं अपना विचार बताया हूं, आपका विचार भिन्न हो सकता है। विवेक जी, हाँ ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, लिए हैं तब होल्ड करिए। और शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं भाई, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम है ही। लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं तो यह बात याद रख लीजिएगा, एक बार यह 550 रुपए के आसपास तक आएगा। अब कल आएगा, परसों आएगा, चौथे दिन आएगा, ये मैं नहीं जानता हूं। मैं बस इतना ही जानता हूं कि ये आएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्विंग या लॉन्ग करेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 मंथ के लिए नहीं, 3 मंथ के लिए नहीं है। आईटीसी 3 महीने वाला शेयर नहीं है, 130 महीने वाला शेयर है। अब 3 महीने वाला शेयर चाहिए भाई, तब इसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट करना होगा। कैस्ट्रॉल, कैस्ट्रॉल से दूर रहिए, ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट बुक हो चुकी है। कैस्ट्रॉल इंडिया से ऑलरेडी दूर रही है, अब प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। नहीं, पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, तीनों से फिलहाल दूरी बहुत है, जरूरी याद रख लीजिए। नहीं नहीं, कैस्ट्रॉल इंडिया से दूर रहिए, ये तो प्रॉफिट बुक होकर के सारे लोग आनंद ले रहे हैं। अब नई बाइंग अभी नहीं है, नई बाइंग जब आएगी तो आप लोगों को उचित माध्यमों के द्वारा बताया जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए इस गिरावट के मार्केट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब अजीब हालात हैं। मतलब एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है और एक तरफ आपको ट्रेडिंग करना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, ये बहुत अच्छा जगह नहीं है शेयर बाजार, जितना आपको लग रहा था अभी।
अब देखिए उठता है कि और कुंभकर्ण की तरह सो ही जाता है। हाँ हाँ, गलती से लग रहा है मिस टाइप हो गया। टाटा मोटर्स अभी तो कुछ ही मत करिए, एकदम बहुत हालत खराब है टाटा मोटर की। टाटा मोटर की हालत बहुत खराब है, भी दूर रहिए। थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, 600 के आसपास तक आने दीजिए इसे, देन उसके बाद देखिएगा, अभी कुछ नहीं। एसबीआई में एसआईपी कर सकते हैं बस। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा सभी लोग, और कोई दिक्कत आती तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करेंगे, और चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे। शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, राम राम।